हेलो एंड वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ, दिस इज ऐश्वर्या। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 मेन फंक्शंस हो जाते हैं मैनेजमेंट के लिए। दैट मीन्स कि जब भी अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो आपको प्लान करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, स्टाफ करना होगा, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करनी है। और ये एक चेन के फॉर्म में कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज बेसिकली अगर हम टर्म देखें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो जाता है अरेंजमेंट। ओके, चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर प्लानिंग टू बी फ्रूटफुल, अगर आप चाहते हो आपने जो भी चीज़ प्लान करी हैं वो फ्रूटफुल हो, मतलब उससे कुछ रिजल्ट आए, अ नंबर ऑफ कंसिडरेशंस लाइक रिसोर्सेज दैट आर नीडेड। क्या क्या आपको सामान चाहिए होगा। रिसोर्सेज में आपके दोनों तरह के रिसोर्सेज आ जाते हैं। ओके, रिसोर्सेज विल इंक्लूड योर मैन मेड रिसोर्सेज एज वेल एज योर जो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो दोनों तरह के जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो उन दोनों को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो मैन मेड एंड दी नेचुरल। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम। तो प्लानिंग को अगर आपको फ्रूटफुल बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं उससे रिजल्ट आए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिसोर्सेज कितनी चाहिए उनको देखें और फिर उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। जैसे बहुत बार आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं बट आप उसे प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाते। ओके, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो रिसोर्सेज का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उतना आप यूटिलाइजेशन करें। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, कि उससे रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूज़ हो सकती है, बहुत जल्दी डिप्रिसिएट हो सकता है। ठीक है, एंड हो सकता है अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ सकता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इनटू अटेनेबल टास्क। आपको पता होना चाहिए काम क्या होना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस काम को आप टास्क में डिवाइड करते हो। लाइक सपोज व्हेनेवर यू हैव एग्जाम्स, तो आप अपने पूरे जो भी आपका सिलेबस है एग्जाम के लिए उसको आप डिवाइड करते हो टाइम के हिसाब से, तो आपने छोटे छोटे उसके टास्क बना लिए। सो एवरी टाइम व्हेनेवर वी वांट टू ऑर्गेनाइज, हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी आपका वर्क होता है वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड को आप नॉर्मली ऐसे डिवाइड करके भी बना सकते हो। ओके, सो वर्क को डिवाइड कर रहे हैं इनटू टास्क, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू टास्क, तो जितना भी टोटल वर्क है उसको अटेनेबल टास्क में हो कि जितना आप उसे अचीव कर सकते हैं। एम्पावरिंग द वर्कफोर्स टू अकम्प्लिश दीज टास्क नीड्स टू बी डन। और आपको ये भी देखना है कि एम्पावर भी करो आप अपने एम्प्लॉयज़ को। एम्पावर का मतलब है कि उनके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया है तो उसकी अथॉरिटी तो हो कि वो उसके अंडर जो लोग हैं, मान लीजिए ये आप हो गए और आपके नीचे आपके सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट के नीचे 4 लोग काम करते हैं। नाउ यू हैव टू एम्पावर दिस पर्सन। आप इसे अथॉरिटी दोगे कि वो इन 4 लोगों से काम करा सके। अदरवाइज अगर आपने उन्हें अथॉरिटी नहीं दी तो सिर्फ इस पर काम डेलीगेट करने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो यू हैव टू एम्पावर द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स इज द एम्प्लॉयज़ टू अकम्प्लिश द टास्क दैट नीड्स टू बी डन। तो ये सारे काम कब हो रहे हैं, जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग में हम कह रहे हैं अगर आप प्लानिंग को अपना फ्रूटफुल करना चाहते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, देन यू हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। फिर जो भी आपके यहाँ का वर्क है उसे टास्क में डिवाइड करना है, W को T में। ओके, वर्क को टास्क में एम्पावर करना है, आपको अपने लोगों को अथॉरिटी देनी है सो दैट कि वो अकम्प्लिश कर सके अपने टास्क को और प्रॉपर्ली काम हो जाए। ठीक है, अब हमने कहा कि कैसे होगा। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। ये लाइन जो है ये बोर्ड में आ चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट करी है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग। व्हाट इज़ अ मीन्स, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारे प्लान्स को एक्शन में। ओके, एक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा है। एक्शन कब होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन में। सो एक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ, इट इज़ जस्ट ट्रांसलेटिंग ऑफ द प्लान्स, कि भाई जो भी प्लान बनाए थे उनको कैसे कैसे एक्शन में लाया जाएगा, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ओके, सो इट इज़ बेसिकली अरेंजिंग। प्लीज रिमेंबर, इट इज़ जस्ट ट्रांसलेटिंग ऑफ प्लान्स इनटू एक्शंस, इट इज़ नॉट डूइंग ऑफ एक्शन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई दिया। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब 2 तरह की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन दैट यू शुड लर्न, एंड ये भी डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। सो ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लाइज एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस को आज हम बात नहीं कर रहे, ये हमारा वीडियो खासतौर से डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का है, बट थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑर्गेनाइजिंग का, सो दैट यू कैन रिलेट। सो ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लाइज अ प्रोसेस। इसमें स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप आ जाता है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिविजन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करते हो आप टोटल वर्क क्या है और उसको डिवाइड करते हो।
देन सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड हो जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, एंड देन वी डू असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड लास्ट वी डू इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका ऑलरेडी वीडियो आपके पास है, आप वहाँ से पूरे प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हो क्या रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है ह्यूमन एफर्ट। कोऑर्डिनेट मतलब मिलके चलना, यूनिफाई करना, मिला के चलना। ह्यूमन एफर्ट जो भी हमने शुरू में बात करी कि मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज होती है, तो ह्यूमन एफर्ट को आपने कोऑर्डिनेट करा। असेंबल्स रिसोर्सेज को लेके आना, एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल। इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। उससे कहा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ह्यूमन एफर्ट को, ओके, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसको, ह्यूमन एफर्ट को, और साथ में क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को, ओके, असेंबलिंग हो रही है रिसोर्सेज की, कोऑर्डिनेट हो रहा है ह्यूमन एफर्ट, और दोनों को मिला दे रहे हैं, कौन दोनों को, ह्यूमन एफर्ट को एंड रिसोर्सेज को, ओके। सो आप कोऑर्डिनेट करें ह्यूमन एफर्ट एंड असेंबल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल। दोनों को मिला के आप एक यूनिफाइड होल बना दे रहे हो। दोबारा बता रही हूँ, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, ओके, कैसा प्रोसेस है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करें, कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट, और साथ साथ दूसरी चीज़ क्या करें, असेंबल, सब चीज़ों को लेके आना, रिसोर्सेज को ला रहे हैं। तो ह्यूमन एफर्ट और रिसोर्सेज, वही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, मैन मेड एंड नेचुरल, ओके। मैन मेड में आ गया ह्यूमन एफर्ट एंड रिसोर्सेज हो गई आपके नेचुरल रिसोर्सेज में। तो ह्यूमन एफर्ट और असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इन दोनों को हम मिला देंगे मतलब हो गया यहाँ पे इंटीग्रेट से, तो इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ देम इनटू अ यूनिफाइड होल। तो ये क्या हो जाता है, इससे आपका ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन एक और देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। यहाँ पे भी हम प्रोसेस कह रहे हैं, तो दोनों ही डेफिनेशन में प्रोसेस वर्ड को यूज़ कर दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक वन टाइम एक्टिविटी ना होके स्टेप्स में चलती है, ओके, स्टेप बाई स्टेप है। दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्लान्स, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इनिशिएट ही हो रहा है बस वो अभी, ठीक है। जो आपके प्लान्स है उनको किस तरह से करना है और कैसे करेंगे, क्लैरिफाइंग जॉब्स, आप जॉब्स डिसाइड करते हो भाई क्या क्या काम है, एंड वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आपने कोई दो जॉब डिसाइड करी, आपने कहा एक हमारा ए काम होगा और ये बी काम होगा, ठीक है। अब जो ए काम है उसके अंदर क्या क्या काम होंगे, जो बी काम हम एलोकेट करेंगे उसके अंदर क्या क्या काम होंगे, फाइन। या मान लीजिए आपने एक टीचर रखा और 2 टीचर आप रखने वाले हैं, तो जो टीचर 1 होगा, जो ए टीचर होगा वो क्या क्या काम करेगा, और जो बी टीचर होगा वो क्या क्या काम करेगा। सो दिस इज, आपने क्या किया, क्लैरिफाई जॉब करा कि 2 टीचर चाहिए, एंड वर्किंग रिलेशनशिप, इन दोनों टीचर के बीच में क्या रिलेशन है कि दे आर इक्वल, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं दोनों सेम पोस्ट पे आए हैं, सेम लेवल पे आए हैं, मान लीजिए दोनों ही जो है वो आपके 10th के टीचर्स के तौर पर रिक्रूट हुए हैं, तो उनके बीच का वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, दे बोथ आर एट द सेम लेवल, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, इफेक्टिवली, ओके। 2 हमने टर्म पढ़े हुए हैं, वन इज एफिशिएंसी एंड द सेकेंड वन इज इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे इफेक्टिव की बात हो रही है, इफेक्टिव का मतलब होता है ऑन टाइम, फाइन। तो क्लैरिफाइंग जॉब्स, आपने जॉब्स डिसाइड कर दी क्या क्या होगी, ये आपकी 2 जॉब्स हो गई, इन दोनों जॉब्स के बीच में रिलेशनशिप हो गया, और आप टाइमली रिसोर्सेज को भी डिप्लॉय कर दे रहे हो, आप लोगों को इन दोनों को जो भी सामान चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इनके पास अवेलेबल कर रहे हो, जिससे कि ये रिजल्ट दे सकें, ठीक है। आइडेंटिफाइड जो आपने पहले से सोचा, या इस पूरे प्रोसेस के बीच में अगर आपको कोई और ऑब्जेक्टिव लगता है तो उसको भी अचीव करना है, ओके। सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, आप ऐसे मार्क कर सकते हो, प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, ओके। ये पूरा एक ही में आ जाता है, फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो 6 पॉइंट्स में हमने पूरी डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया। आपको अगर लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे नॉर्मली भी यहाँ पे लर्न कर सकते हो। दोनों डेफिनेशंस को एक बार दोबारा देखते हैं। पहले हमने ये वाली करी थी कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, ओके, जिसमें कोऑर्डिनेट हो रहा है ह्यूमन एफर्ट, जिसमें कोऑर्डिनेट हो रहा है ह्यूमन एफर्ट, सो दिस इज 2, एंड असेंबल्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को वो असेंबल कर रहा है क्योंकि खुद से चल के नहीं आएगी रिसोर्स, ठीक है। तो आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो भी रिसोर्स आपको चाहिए, रॉ मटेरियल्स हैं, तो खुद से तो नहीं आएगा, तो आपको उसे असेंबल करना पड़ेगा। एंड इंटीग्रेट बोथ, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 3। इंटीग्रेट बोथ, दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया, ओके। सो इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव। आप एक ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो,
कभी भी मैनेजमेंट ऐसे ही कैजुअली नहीं करते, मैनेजमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। जो भी लोग अपने काम को प्रॉपर्ली करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो काम को टाइमली करें, ओके। एक साइकोलॉजिकल उन्हें अचीवमेंट होता है कि हमने अपने काम को प्रॉपर्ली किया। सो एवरी मैनेजमेंट एक्टिविटी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली हियर ऑल्सो organizing also has a specified objective, okay. So it implies a process which coordinates the human effort, assembles resources and integrates both, दोनों को मिलाता है into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives। तो ये आप लर्न कर सकते हैं या सेकेंड वाली भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, तो दोनों जगह आप देखो प्रोसेस वर्ड आ रहा है। फिर दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, प्लीज रिमेंबर इनिशिएट ही हो रहा है। अगर आप लिख देंगे दैट लीड्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इनिशिएट कर रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग दे रहा है उसका। एक्चुअल का कहाँ पे काम होता है, दैट इज डायरेक्टिंग, ओके। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। तो क्लैरिफाइंग जॉब्स में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जॉब्स जो हैं दो अलग अलग उनको मेंशन कर लेंगे, एंड जॉब्स में क्या क्या काम होगा वो पूरा मेंशन होगा कि जो ए टीचर है वो क्या क्या काम कर रहा है, जो बी टीचर है वो क्या क्या काम करेगा। ये हो गया आपका क्लैरिफाइंग जॉब्स। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, ये दोनों टीचर जो हैं वो हम कह रहे हैं सेम लेवल पे आए हैं। अब मान लो हम एक और टीचर रखते हैं T3, ये हो गया सीनियर लेवल, मान लीजिए ये 11th-12th पढ़ाता है ये टीचर, तो ही इज़ एट अ हायर पोजीशन एज कम्पेयर टू T1 एंड T2। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्किंग रिलेशनशिप डिसाइड हो गया कि जो T3 बोलेगा वही T1 और T2 मानेंगे बिकॉज ही इज़ सीनियर टू देम, ठीक है। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग, मतलब टाइमली आप रिसोर्सेज को लेके आओगे जिससे कि अटेनमेंट हो जाए आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स का। सो नाउ इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, आप एक बार दोबारा से आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो या आप दोबारा से इस डेफिनेशन को देख सकते हो। चलो अब जो अपना आज का टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और साथ में हम केस स्टडीज़ भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको जनरल टर्म्स में समझा दूं। यूजुअली लोगों को लगता है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं है, डेलीगेशन में एक पर्सन अपना काम सबऑर्डिनेट को दे रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम्स तो आपको इस चीज़ को एलैबोरेट करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फुल पेज में आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डेलीगेशन के वो मार्क करे हुए हैं। आप उन्हीं को लिखोगे और उन्हीं को लर्न कर लोगे तो आपके बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। क्योंकि जनरली वेन एवर यू आर राइटिंग यू आर नॉट वेरी श्योर कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप एक ही पॉइंट को बदल बदल के उसे रिपीट करते हुए लिखते हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैसा आपको नहीं करना है। तो डेलीगेशन है क्या कि एक जो सुपीरियर है या एक जो मैनेजर है वो अपना रूटीन वर्क, ओके, रूटीन वर्क अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को देता है, दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन। नॉर्मल शब्दों में फिर से, एक सीनियर मैनेजर अपने जूनियर अपना इमीडिएट सबऑर्डिनेट को जब अपना रूटीन वर्क जो उसका रेगुलर काम है उसमें से कुछ काम वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है, दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन। अब क्यों करते हैं, क्योंकि भाई नो मैटर हाउ केपेबल वन पर्सन कैन नॉट मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन हिज ओन। आप खुद भी अपने सारे काम खुद से नहीं कर सकते, यू नीड समबडी टू हेल्प यू, ओके। लाइक मान लीजिए अभी आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो इससे आपको हेल्प हो रही है, आप अपना ये काम खुद से ना करके मेरी हेल्प के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। या मान लीजिए आपको घर पे जो खाना पानी का सारा अवेलेबिलिटी वो आपके पेरेंट्स आपको करा रहे हैं, या आपके और खर्चे हैं वो भी आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप सारा काम खुद से नहीं कर सकते, यू नीड पीपल टू हेल्प यू। और जब हम ऑफिशियल सिनेरियो में बात करते हैं देन डेफिनेटली बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग फॉर प्रॉफिट, वो पैसा कमाना है उनको, एंड मोर ओवर उनको टाइमली चीज़ों को प्रोवाइड कराना है। तो अगर आप टाइम पे फोकस करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप काम को डिवाइड करें, ओके। एंड डिवाइड के बाद भी क्या हो रहा है कि एक पर्सन अपने काम को सारा पूरा खुद से नहीं कर सकता, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को काम देता ही है। सो डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर है वो जूनियर को काम देगा तो जूनियर भी सीनियर को काम देगा, दैट नेवर हैपन्स, ओके। सो डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सीनियर होगा वो ऑर्डर दे सकता है, ओके, वो कमांड कर सकता है कि नहीं ऐसे ऐसे काम करना है, जबकि जो सबऑर्डिनेट है अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट को कुछ पूछना भी है तो वो हमेशा सजेशन देगा, ओके, या वो रिक्वेस्ट करेगा, वो कमांड नहीं कर सकता कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, बिकॉज ये आपके ऑफिशियल अथॉरिटी में आपके पास नहीं आता। सो डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू द इमीडिएट सबऑर्डिनेट। इमीडिएट वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं अगर आप इमीडिएट वर्ड नहीं लिख रहे। तो ऐसा नहीं किसी भी सबऑर्डिनेट को, मान लीजिए ए से यहाँ पे एक और एम भी है कोई सबऑर्डिनेट, तो वहाँ तक आप काम नहीं दे रहे हैं, आपका जो इमीडिएट है उसी को आप काम एलोकेट करते हो। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कर लिए कि अकेला एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। नंबर 2, ये डाउनवर्ड ट्रांसफ़र है अथॉरिटी का, ओके।
थर्ड आता है इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हो एफिशिएंट फंक्शनिंग हो, यहाँ पे आप देखो हमने डेफिनेशन में करा था दैट वाज इफेक्टिव, यहाँ पे हम कह रहे हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट इज कॉस्ट को कम से कम करते हुए, तो कम कॉस्ट पे आप काम करना चाहते हो, इसलिए ही आपके लिए डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सारा काम एक ही पर्सन को दोगे तो उसे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि वो हर चीज़ को बार बार रेफर करेगा, उसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, अपने सबऑर्डिनेट को काम जो है वो एलोकेट कर देते हो। तो इसलिए ये प्री रिक्विजिट है, ये बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत बार आती है कि डेलीगेशन एब्डिकेशन नहीं है। एब्डिकेशन का मतलब ये है कि आपने सैक्रिफाइस कर दिया। मान लीजिए मेरे को कुछ काम है और एज अ टीचर मैंने अपना काम किसी एक स्टूडेंट को एलोकेट किया एंड लेटर ऑन वो स्टूडेंट प्रॉपर्ली वो काम नहीं कर पाया, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन द स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू डू। सो आई कांट से कि भाई मैंने तो काम दे दिया था, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी काम आपने दूसरे को दे दिया एंड नाउ यू जस्ट सिटिंग कि भाई वो काम ज़रूर कर ही देगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मल चेन, क्योंकि उस चेन में वो आपसे सबऑर्डिनेट है, तो उसे आपका काम करना चाहिए। बट अगर वो नहीं कर पा रहा देन यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल, यू आर स्टिल अकाउंटेबल, ओके। तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने एब्डिकेशन कर दिया, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म ही हो गई, पूरी तरह से आपने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दी, भाई मुझे मतलब नहीं। सो दैट कांट हैपन, ओके। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में देख लीजिए। अगर ये लिख के आता है कि डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन एक्सप्लेन, क्योंकि ये पहले आ भी चुका है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो मैनेजर है वो अभी भी अकाउंटेबल है, कि भाई फाइनली अगर उससे कुछ पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं कर पाए, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे सबऑर्डिनेट ने नहीं किया तो मैंने नहीं किया। वो अभी भी अकाउंटेबल रहेगा, वो ही आंसरेबल रहेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन टास्क, कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, जो कुछ भी है उसके लिए अभी तक मैनेजर ही अकाउंटेबल रहेगा। अगेन इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। दैट मीन्स कि जो मैनेजर है उसे अपना काम अगर अपने सबऑर्डिनेट को दे भी दिया, दैट डजंट मीन कि अब वो अपने पूरे काम से फ्री हो गया। वो अभी भी ही इज़ अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, कि बी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसके लिए ही इज़ स्टिल अकाउंटेबल। और कैसे पता चलेगा कि बी काम कर रहा है कि नहीं, आप रेगुलर फीडबैक लो, okay, you'll be going for feedbacks and therefore you'll be able to know whether B is doing work or not। तो ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली चेक करनी होगी। अब एक और चीज़ की बात करते हैं, लुइस एलन। ओके, लुइस एलन काफ़ी फेमस हैं इसके लिए। लुइस एलन ने डेलीगेशन की जो डेफिनेशन दी है अपनी, इट इज़ द इंट्रस्टमेंट, आप भरोसा कर रहे हैं, ओके, इट इज़ द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। तो इनकी ये जो डेफिनेशन है, डेलीगेशन की डेफिनेशन है, इससे 3 एलिमेंट्स निकल के आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो इफ यू लाइक द वीडियो टिल नाउ, प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप टू दिस, बिकॉज आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यू एंड मुझे बहुत सारे काम भी थे, उसके बीच में मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। सो मेक श्योर दैट यू गिव अ लाइक। यस, कमिंग बैक, यस, सो लुइस एलन की जो डेफिनेशन है, तो डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने किसी और को, एक्चुअली किसको दी है, अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी भी दी, और उससे क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी बन गई। किसकी अकाउंटेबिलिटी बनी, पहले तो आपके सबऑर्डिनेट की, एंड एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, सुपीरियर की, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। नाउ यू कैन टेक अ 1 मिनट ब्रेक इफ़ यू वांट। आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसे प्रॉपर्ली लर्न कर लें। यहाँ पे मैंने आपको अथॉरिटी के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी, ये यूजुअली कहीं नहीं बताया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप कोई केस स्टडी सॉल्व करते हो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पे पूछा जाता है। 1 मार्क में पूछ रहे थे कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट की इंपॉर्टेंस बताओ, तो ये आपके लिए यूजुअली कहीं पे नहीं होता है, तो ये आप ज़रूर लर्न करना। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप ले सकते हो एक स्क्रीनशॉट, एंड फाइनली अकाउंटेबिलिटी के लिए ये जो कंक्लूजन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी टॉकिंग अबाउट इट, राइट। सो अथॉरिटी क्या है, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, और विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, उस पोस्ट के हिसाब से आपको जितनी अथॉरिटी दी गई है उसी के हिसाब से आप अपने सबऑर्डिनेट पे कमांड कर सकते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम दे सकते हैं। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है अथॉरिटी, एट दी हाईएस्ट लेवल, जो सबसे टॉप लेवल होगा वहाँ पे अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे लोअर लेवल पे अथॉरिटी कम हो जाएगी। जैसे आप एक
अगर जॉइंट फैमिली में देखें तो जो सबसे सीनियर मेंबर होगा फैमिली का, उस पर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, और जैसे जैसे आप चेन में नीचे चलते जाते हो तो सबऑर्डिनेट पे अथॉरिटी कम होती जाती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है अथॉरिटी की, इससे क्या होता है, ऑर्डर बना रहता है, क्योंकि एक सीनियर है, उसने आपको कुछ बोल दिया, कोई काम दिया है, तो वो ऑर्डर बना रहेगा। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है एक प्रॉपर्ली जो चेन है वर्क की वो चलती रहेगी। एंड राइट टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को लेके आ रहे हो तो आपका मकसद क्या है, उनसे काम करवाना। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक सीनियर जूनियर रिलेशनशिप रखोगे। अगर आपके यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ एक ही लेवल पे होंगे तो वहाँ पे दोस्ती ज़्यादा होगी, काम कम होगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट वर्क डन यू हैव टू पुट सम पीपल हायर अबव इन द चेन, ओके, एंड गिव डायरेक्शन टू द वर्क फोर्स अंडर देम। तो ये लोग जो थोड़े से अथॉरिटी पे आ जाते हैं, मतलब जो चेन ऑफ कमांड है उसमें हायर लेवल्स पे आ जाते हैं, तो वो अपने से सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस देते हैं कि किस तरह से उन्हें काम करना है। अब एक और चीज़ इसमें खास आ जाती है, ये भी बोर्ड में पूछी जा सकती है, द एक्सटेंट टू विच अ सुपीरियर कैन एग्जैक्ट कंप्लाइंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सुपीरियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी कैसी है। 3 तरह के सुपीरियर्स हो सकते हैं। एक होता है जो कि बहुत ही बॉस टाइप का होता है, ठीक है, जो अपनी हर बात मनवाता है, आपसे कुछ नहीं पूछता, जैसे उसने बोला वैसे ही आपको करना पड़ेगा। दूसरा होता है जो कि सबसे मिल के चलता है, मतलब अपने सीनियर को, मतलब अपने आप से एंड अपने जूनियर्स को, दोनों को एक साथ लेके चलता है, एज विच मीन्स कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को भी लूप में रखते हो, उनसे पूछते रहते हो, उनको भी कॉन्फिडेंस में रखते हो, उनके साथ मिल के काम करते हो। और तीसरे तरह का जो होता है, जो बॉस होता है, उसमें क्या होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरी तरह से अथॉरिटी देते हैं कि तुम अपने हिसाब से काम कर लो। तो जहाँ पे आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरी तरह से अथॉरिटी दे दी, इस तरह के बॉस में ये भी हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो फिर अपने सीनियर को रिगार्ड नहीं करें, उसकी अथॉरिटी को माने ही नहीं, क्योंकि वो ये सोच सकते हैं कि भाई मुझे पूरी तरह से काम बोल दिया गया, अब हम देख लेंगे कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके जो सीनियर है उसकी पर्सनालिटी वीक है, ओके, ही हैज़ दी अथॉरिटी बट उसे वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने सबऑर्डिनेट्स को। दूसरा वाला भी अच्छा रहता है, बिकॉज इसमें जो आपका सीनियर है वो आपको लेके चल रहा है, आपके साथ आपसे बातें कर रहा है, आपसे हर चीज़ को पूछ रहा है, डिस्कस कर रहा है। बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अगर आप डिस्कशन करते हैं तो वो आपके सबऑर्डिनेट्स पे नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि वो आपको अपने लेवल पे मानने लगते हैं। फर्स्ट वन इज़ बहुत सेंटर्ड हो जाता है, इसमें मैक्सिमम आपकी अथॉरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप जो बोलते हो प्लस आपकी पर्सनालिटी, आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अगर ये बहुत ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे में सबऑर्डिनेट आपके काम को सबसे पहले करता है। यहाँ पे हो सकता है कि सबऑर्डिनेट आपसे डिस्कस कर ले कि वो काम वो क्यों नहीं कर पाया। यहाँ पर थर्ड वाली सिचुएशन में हो सकता है सबऑर्डिनेट काम ही ना करें, बिकॉज ही फील्स कि जो हमारा सीनियर है उसकी पर्सनैलिटी में वो मतलब वो खास चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से लोग उसकी बात को माने। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड एलिमेंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। भाई जो काम दिया आपको अथॉरिटी वाले ने, उस काम को करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, ठीक है, कहाँ से होगी, सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू योर सुपीरियर। सबऑर्डिनेट को आपने काम दिया तो सबऑर्डिनेट ही तो रिस्पॉन्सिबल हुआ सीनियर के लिए, ठीक है। अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज़्यादा नहीं हो, तो A शुड बी इक्वल टू R, विच मीन्स दैट अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने किसी को अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, ठीक है, आपने उसे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी हुई है, कमांड वो कर सकता है, किसी को भी कुछ भी कह सकता है, काम उसे दिया नहीं, तो ही विल मिसयूज़ हिज पावर, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा, ठीक है, वो कहीं भी किसी को भी कुछ भी कह देगा। काम ज़्यादा दे दिया, अथॉरिटी दी नहीं है, तो लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। दिस विल लीड टू डिले ऑफ वर्क, यहाँ पे डिले ऑफ वर्क होगा। तो जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें ये चीज़ पता ही है, A अगर ज़्यादा है R से दैट इज़ मिसयूज़, एंड अगर R ज़्यादा है A से दैट विल बी डिले। तो होना क्या चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तीसरा एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, कि एक्चुअल में जो हमने पीछे ही बात करी थी कि डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, उसमें यही था कि फाइनल आउटकम के लिए सबऑर्डिनेट नहीं, आपका सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट यहाँ पर हम कहते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है वो भी आंसरेबल है, ओके। मतलब आप नॉर्मली तो अपने सबऑर्डिनेट को बोलोगे कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया, बट एक्चुअल में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, द मैनेजर ओनली, ठीक है। तो ये इसको डांट सकता है, कह सकता है, बट ये अपने ही सीनियर के टाइम पे, अगर इसका सीनियर इससे पूछता है तो ही कांट से कि मैंने अपने जूनियर को बोला था उसने काम नहीं किया। सीनियर के सामने ये अकाउंटेबल रहेगा, बट व्हेन मिस्टर, मान लो एस है ये, मिस्टर एस जब डी को बोल रहे हैं तो एस डी को ये कह सकता है कि भाई तुम अकाउंटेबल थे, तुमने काम क्यों नहीं किया, राइट। बट अगर एस अपने मैनेजर से डिस्कशन में है, सो देन एस इज अकाउंटेबल, ओके। तो ये आपका ऊपर की तरफ फ्लो करता है। द सुपीरियर विल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम, यही मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, जो सुपीरियर है वो अकाउंटेबल रहेगा,
भले ही वो सामने सामने डी को ये नहीं बोले कि भाई तुम्हारे काम की वजह से मेरा काम खराब हो रहा है या मेरा नाम खराब होगा, बट ही इज़ अकाउंटेबल, फाइन। अ सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। और ये कैसे आप पता कर सकते हो कि वो काम कर रहा है कि नहीं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप रेगुलर फीडबैक्स लेते हो, ओके। सो अथॉरिटी इज डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इम्पोज हो जाती है। जैसे ही आप अपना सबऑर्डिनेट को आपने काम दिया, नाउ ये सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल कि वो काम उसको पूरी तरह से करे, ठीक है। अब जब हम ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो को पूरा कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, बिकॉज अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ आपके लिए बहुत कम बनाए हुए हैं। एंड नेशनल इनकम इज़ वन टॉपिक जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 12। ओके, कमिंग ऑन टू द 3 एलिमेंट्स, इनके बीच का डिफरेंस भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपको पता ही है, अथॉरिटी का मतलब हो गया, ये अथॉरिटी है, ओके। सो अथॉरिटी इज़ द राइट टू कमांड, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी, कि आप आंसरेबल हैं कि क्यों काम सही हुआ नहीं हुआ, जो भी उसका रीज़न है वो आपको बताना होगा। फिर डेलीगेशन, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, हमने बोला था सीनियर जूनियर को काम देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं हो सकती और अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो सकती। आप जनरल डिस्कशन में बोल सकते हो कि भाई तुम अकाउंटेबल हो, तुम्हें काम करना चाहिए, बट एक्चुअल में जो मैनेजर है वही अकाउंटेबल रहता है, उसका सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल नहीं होता है। ओनली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट जनरली ही कैन से कि भाई यू आर अकाउंटेबल, आपको अपना काम को करना चाहिए था। कहाँ से आती है भाई अथॉरिटी? ओरिजिन फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड ने एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया और आप अपने फ्रेंड के सीनियर हैं, ओके। सो इफ़ यू आर द सीनियर यू हैव मोर अथॉरिटी ऑन योर फ्रेंड। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर निकलते ही आप दोनों अच्छे खासे दोस्त हैं और जो आपका सबऑर्डिनेट था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर चल के वही आपको डांट रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस पे ज़्यादा अथॉरिटी होगी? आपके ऊपर, ओके। सो द वन हु इज़ एट अ हायर अथॉरिटी लेन विल हैव मोर ऑफ अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? अथॉरिटी की वजह से, ठीक है। तो जिस पे अथॉरिटी होगी वही दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ये तीनों आपस में लिंक है। इससे ये आ जाता है एंड इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जब आप किसी को काम देते हो तभी तो आप अकाउंटेबल होगे काम को करने के लिए, राइट। एंड फ्लो कैसे होता है? अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होती है, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को बताता है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कैसे कैसे हो रहा है, तो ही इज़ अकाउंटेबल टू हिज सीनियर। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये फ्लो करती है, बट अगर हम एक्चुअल बात कर रहे हैं देन इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये आपको ध्यान रखना है। फ्लो की तरफ तो यही है, बिकॉज आपके जूनियर को काम तो करना ही है, जो भी उसने काम दिया है वो आंसरेबल है, बट फाइनली एक्चुअल में आंसरेबल कौन है? दैट इज़ द सीनियर ओनली। दिस यू नीड टू रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक कोड बनाया हुआ है, ये आप ज़रूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एवरी मंडे एमा गोज़ चर्च एंड हॉस्पिटल, ठीक है। हर सोमवार को एमा जो है वो चर्च और हॉस्पिटल जाती है। इससे आपके पॉइंट जो हैं वो प्रॉपर्ली आपको लर्न हो जाएंगे। एवरी से हमने बना लिया इफेक्टिव मैनेजमेंट, ओके, 1 and 1। एम, यहाँ पे मैंने एम लिया मंडे का, दैट इज़ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा पॉइंट है, तो एम को हमने यहाँ से मैनेज कर लिया है। देन अगेन वी हैव एमा, तो जो नाम है एमा, इसका ई हमने एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ई से मैच किया है। गोल्स का जी से हमने फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में जी से मैच किया। देन चर्च का सी जो है वो हमने बेटर कोऑर्डिनेशन से मैच किया है, ओके। एंड देन एंड को हमने नॉर्मली छोड़ दिया है। हॉस्पिटल का एच जो है वो हमने हायरार्की से लिया है। जब भी हम इस तरह के कोड क्रिएट करते हैं बच्चों, तो उसमें देखो ये फर्स्ट वर्ड मैंने नहीं लिया, ओके। वाई आई हैव नॉट टेकन द फर्स्ट वर्ड? बिकॉज दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में हायरार्की वर्ड लिखोगे वो तभी भी एक बार को चल जाएगा। मान लो आपको हेडिंग याद नहीं आ रही बोर्ड में, तो आप हायरार्की लिखोगे तो बोर्ड का पर्सन जो है वो आपको मार्क्स दे सकता है, बट आप बेसिस लिखोगे तो ही विल नॉट गिव यू मार्क। तो जब भी आप कोई कीवर्ड बनाते हो और ये यूजिंग ट्रेन योर ब्रेन नाउ फॉर योर कीवर्ड्स, तो आप हमेशा देखोगे मैं जब भी कीवर्ड कोई बनाती हूँ तो उसमें जो हेडिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम यूज़ करते हैं, राइट। सो एवरी मंडे एमा गोज चर्च एंड हॉस्पिटल, एवरी इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट, देन वी हैव मंडे इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देन एमा से हो गया एम्प्लॉय डेवलपमेंट, गोज से हो गया ग्रोथ, चर्च से हो गया कोऑर्डिनेशन और हॉस्पिटल से हो गया हायरार्की, ओके। सो एवरी मंडे एमा गोज चर्च एंड हॉस्पिटल। नॉर्मली दोबारा से कर लो, एवरी मंडे एमा गोज चर्च एंड हॉस्पिटल, दिस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ग्रोथ इज देयर, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं अब।
तो जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में आ जाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट किया काम, ठीक है, एक एज अ मैनेजर आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को काम डेलीगेट किया है, तो इससे क्या होता है कि एज अ मैनेजर, ओके, एज अ मैनेजर अब आप ज़्यादा फ्री होके आराम से अपने काम को कर सकते हो। तो व्हेन यू आर डेलीगेटिंग योर वर्क टू योर सबॉर्डिनेट एज अ मैनेजर, नाउ यू आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ जो वर्क होता है आपका, रूटीन वर्क को करने का, वो आपका यहाँ पे ईजी हो जाता है, आप आराम से अपने काम को कर सकते हो। सेकेंड आ जाता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट यहाँ पे देखो मैनेजर से मतलब था इफेक्टिव मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है कि जब एज अ मैनेजर आप अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट को देते हो, व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी मैनेजमेंट पॉइंट, आप हमेशा अपने आप को उस जगह पर रखा करो कि अगर आप मैनेजर हो, आपने अपना रेगुलर काम अपने सबॉर्डिनेट को दिया, तो उससे क्या होगा कि आपके सबॉर्डिनेट को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपने टैलेंट को दिखा सकता है, वो डेवलपमेंट होगा उसका, वो कामों को सीखेगा, कॉम्प्लेक्स जो टास्क आपने उसे दिए उसको सीखेगा, और उससे उसका जो करियर है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो वो एक बेटर लीडर साबित हो सकता है फ्यूचर में। तो एक तरह से फ्यूचर मैनेजर्स जो हैं वो भी यहीं से बन रहे हैं। अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट को काम दे दिया तो देयर आर चांसेस कि अच्छे फ्यूचर मैनेजर्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। तीसरा आ जाता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, अब ये तो हो गया उसका जो करियर है वो अच्छा हो रहा है, अब एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी जो बेनिफिट है वो डेलीगेशन से आ जाता है, ठीक है। एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है। मान लीजिए आप अपनी क्लास में हैं और जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो टीचर आपको जब अपना काम देता है तो उस समय आपको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, आपको एक खुशी होती है कि भाई टीचर ने आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स आपको चॉइस करा फॉर डूइंग दैट वर्क। तो एक मोटिवेशन आपके अंदर आता है, वही चीज़ यहाँ पर है। एंड यहाँ पे जब भी आप अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसे ट्रस्ट करो, दैट मीन्स कि आप कल को उसका प्रमोशन करोगे। तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होता है डेलीगेशन से, बिकॉज यू आर इंटरेस्टिंग, ओके। आप सिर्फ शेयर ऑफ वर्क नहीं कर रहे हो, बट आप ट्रस्ट भी कर रहे हो उसे कि वो आपके काम को कर देगा। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है और ये चीज़ सबॉर्डिनेट को अच्छी लगती है कि इतने सब में से मुझे वो काम दिया गया है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ ये कहता है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 और डिपार्टमेंट्स खुलते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के लिए आपके पास रेडी वर्कफोर्स होगा, ओके। आपको कल को जो भी, मान लीजिए एक मैनेजर है, ये इसका सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट से अपने सारे जो रूटीन वर्क है वो कराता रहता है, और कल को आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 नए डिपार्टमेंट खुलते हैं, तो आप आराम से इस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज व्हाट द रूटीन वर्क इज़। उसको ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रोल्स जो हैं, क्या क्या काम होते हैं, वो सारे उसे ऑलरेडी पता है, ही इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस नाउ, ठीक है, और वो ईजिली एक नए डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब है कि डेलीगेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट में हायरार्की को बनाने के लिए, मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के लिए आपको डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर कोई सीनियर होगा तभी जूनियर उसके काम को करेगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो देयर कैन बी क्लैश ऑफ ईगोज एंड देयरफॉर वन माइट नॉट वर्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हायरार्की रखें जिसके थ्रू आप डेलीगेशन कर सकें। एंड डेलीगेशन जो होता है वो आपकी पोस्ट से भी होता है कि आप कितने लेवल पे हैं। अगर आप इससे भी ऊपर कोई बात पर्सन होगा तो उसकी अथॉरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव बेटर कोऑर्डिनेशन। अब नेचुरली आपके यहाँ जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, वो सब लोग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हर किसी को पता है उसका क्या काम है, वो अपने काम को प्रॉपर्ली करेगा, वो अपने काम को क्यों उसे नहीं करा उसके लिए रीज़न भी देता रहेगा, ठीक है। सबके बीच में सबको अपने पावर्स पता हैं, किसके क्या काम है, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो लोगों को अपने अपने पता है। तो इससे क्या होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, ओके, एवरीबडी इज़ क्लियर व्हाट वर्क इज़ देयर, अपने काम को प्रॉपर्ली करते रहते हैं और ना ही कोई डुप्लीकेशन होता है। तो इससे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये हमने बात करी थी, एवरी मंडे एमा गोज चर्च एंड हॉस्पिटल, एवरी वॉज इफेक्टिव, ओके। मंडे से मोटिवेशन, देन एमा से एम्प्लॉई था, गोज से ग्रोथ हो गया, चर्च से हमने कोऑर्डिनेशन किया, एच से हमने हॉस्पिटल, ओके। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हेन यू आर डूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। चलो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव अ केस हियर, और इस केस में मैंने आपको कंसिडरेशन कराया है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। थोड़ा सा केस को देखते हैं। ऋषभ, पीयूष एंड राहुल हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ बनाएंगे ये लोग। दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज़। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉयज़ बनाने वाले हैं, और टॉयज़ बनाने के लिए इन्हें काम क्या क्या चाहिए, दे हैव टू परचेज रॉ मटेरियल, मशीनरी चाहिए,
टॉयज़ बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी सेल करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस चाहिए, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये सारे काम उन्होंने नोट डाउन कर लिए। तो 3 लोग मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसमें ये सारे इनके काम होंगे। अब उन्होंने ये भी सोचा है कि कहाँ पे सेल करने टॉयज़, वो भी इनका एक काम है। इन ऑर्डर टू वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर्स शुड बी अपॉइंटेड। उन्होंने कहा ये सारे काम करने हैं तो चलो हम इसके लिए 4 मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे। कौन कौन? एक प्रोडक्शन के लिए, एक फाइनेंस के लिए, एक मार्केटिंग के लिए, एक पर्सनल के लिए। तो इस तरह के केसेस आपको बोर्ड में मिलेंगे और बहुत लेंथी केसेस ये देते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक केस दे दिया कि 3 लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर आइडेंटिफाई किया कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कितने हमें मैनेजर्स लगाने हैं। अब आपसे पूछें आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो फंक्शन कौन सा हुआ? ये ऑर्गेनाइजिंग। ओके, कैसे आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनाइजिंग है? बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग में आपको पता है इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ह्यूमन एफर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम रिसोर्सेज निकालते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, क्लैरिफाई जॉब्स करते हैं। तो यहाँ पे उसने करा यही है, ठीक है, आपने सारी जॉब करा कि क्या क्या काम होंगे, फिर कितने लोग चाहिए, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। अब इसे आप आइडेंटिफाई करो भाई लाइन्स कौन सी हैं जिससे आपको मालूम पड़ा कि ये ऑर्गेनाइजिंग है। सो द लाइन इज दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ वर्ड हमेशा ऑर्गेनाइजिंग में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एक्टिविटीज़, अरेंजिंग, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन, तो जो मैं आपको अभी स्टेप्स बताए थे प्लस एक और वीडियो है आपके पास स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करके इन द प्ले लिस्ट फॉर क्लास 12, उसमें भी आप देख सकते हो। तो 4 जो स्टेप्स हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, एंड लास्टली देयर इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। बट जब भी आप केस में लिखते हो यूजुअली क्या होता है, जो गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट राइट आंसर, दे जस्ट राइट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ये ना करके आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। ओके, सो A1, A2 एंड A3। नाउ वट एवर इज योर आंसर, अब जैसे आइडेंटिफाई है तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपने लिख दिया यहाँ पे organizing. Now second is quote the line. So you'll write organizing and then you'll quote the line. So I've identified, they identified the following main activities. So I'll write the full line. They identified the following main activities. ठीक है, इस तरह से आपको पूरा ही स्टेटमेंट लिखना होगा। एंड तीसरे में से बोला स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस। अब क्योंकि भाई ये एक केस है, हम केस से रिलेट कर रहे हैं, पीयूष, ऋषभ इन लोगों ने काम शुरू किया, ऐसा किया, तो आपको अपने स्टेप्स में भी इस चीज़ को रिलेट करना होगा। तो आपने कहा आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, मान लीजिए आपने पूरी हेडिंग लिखी। अब इसके अंदर आप जब मैटर लिखोगे तो इसका जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आप बनाओगे, बोथ द पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू द केस। सो यू विल राइट दैट ऋषभ, पीयूष एंड राहुल हैव आइडेंटिफाइड what all activities are to be done, या आप पहला पॉइंट लिख सकते हो जो कि टेक्स्ट बुक का होगा और सेकंड पॉइंट में आपको उसे केस से रिलेट करता हुआ ही पॉइंट को करना है। इफ़ यू जस्ट राइट डायरेक्टली कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स दिस एंड डिविजन ऑफ वर्क मीन्स दिस, देयरफॉर इन ऑर्गेनाइजिंग ऐसा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू फुल मार्क। आपको हमेशा केस से रिलेट करना है इफ़ द क्वेश्चन इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, 2 टर्म्स आ जाते हैं। डिसेंट्रल करना, कोई चीज़ जो सेंटर में थी उसको हटा देना। ओके, एंड इफ टिल नाउ यू आर सीइंग द वीडियो, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज दो मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ बट सुनने के टाइम पे किसी का सुनना इतनी देर तक एक वीडियो को, वो भी बहुत मुश्किल होता है। सो वेरी वेल डन दैट ऑल ऑफ यू आर देयर। सो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का उल्टा, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग पावर आपने सारे लेवल्स पे दे देती है। तो बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जब तीनों लेवल्स पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपने डाल दी, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे फैमिलीज़ में भी होता है कि आप अपने लेवल पे अपना डिसीजन ले लेते हो। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिसमें हर चीज़ के लिए आपको अपने सबसे जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, उससे आप पूछते हो, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन, अब जैसे हमने पहले बात करी थी डेलीगेशन में, उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखो मैंने आपके लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे कोट करे हैं। यही स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है अगर एग्जाम में किसी भी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आता है। राइट, सो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए सेम वर्ड यहाँ पे आ रहा है, डेलीगेशन ही हो रहा है। दैट मीन्स कि आप इंट्रस्टमेंट कर रहे हो फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, और इंट्रस्टमेंट से क्या कर रहे हो, आप अपने रूटीन वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को एलोकेट कर रहे हो।
तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल, सारे लेवल्स में जो जो लोग जहाँ जहाँ पे हैं, जिस पोस्ट पे, हर सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है, सबॉर्डिनेट फर्दर दे रहा है, ये इधर काम दे रहा है, सिमिलरली एक सीनियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को, वो फर्दर, इस तरह से हर कोई अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता जा रहा है काम। थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, सारे ही लेवल्स पे आप अपना काम को, अपने रूटीन वर्क को अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हो, दैट इज़ डेलीगेशन, राइट। सो decision making authority is shared with the lower level and is consequently placed nearest to the point of action। ये यूजुअली बच्चे नहीं देखते हैं, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो consequently placed nearest to the point of action, अगर मान लीजिए ये एक आपका परचेज मैनेजर है, ठीक है, अब परचेज मैनेजर के पास अथॉरिटी तो है, अब उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोई चीज़ उसको जो डिस्कशन करना है इज़ नॉट वेरी श्योर, तो वो अपने सीनियर से पूछने जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बोला गया, क्या ये करें या नहीं करें। तो ऐसे में क्या मतलब हुआ है कि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत भी कोई सिचुएशन में चेंज होता है तो ही कैन नॉट टेक दैट डिसीजन। बट अगर उसे सीनियर ने बोल दिया कि ठीक है आप अपने हिसाब से कर लेना, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, दैट मीन्स कि आपने डिसेंट्रलाइज्ड करा हुआ है, अदरवाइज आपने सिर्फ अपने काम को शेयर करा है। तो प्लीज़ योर डिसीजन मेकिंग, अगर आपने जहाँ पे जिससे काम पूछा गया है उसके पास उस चीज़ का डिसीजन मेकिंग भी है, देन इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर कुछ ही काम के लिए, सारे काम के लिए नहीं है, देन इट इज़ नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। As an organization grows in size and complexity, there is a tendency to move towards decentralized organization। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, पता है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं एंड यूजुअली चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज कि क्या लिखना है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, ओके, तो ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा। बट डिसेंट्रलाइज भी कौन सा वाला, ये यहाँ पे आ जाता है सिलेक्टिव। ओके, सो फिलॉसफी ये डिसेंट्रलाइजेशन की ही है, दैट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल। ये नहीं कि हर चीज़ की आपने अथॉरिटी पूरी पूरी लोगों को दे दी, तो फीस का मान लीजिए डिस्कशन है या सैलरी का है, वो अभी भी टॉप ने अपने पास रखा हुआ है। ओके, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपका सबॉर्डिनेट केपेबल है, वो कॉम्पिटेंट है, वो रिसोर्सफुल है, वो खुद से उस काम को कर सकता है, तब आप उसको कुछ कुछ चीज़ों पे अथॉरिटी दे देते हो। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ आर्ट है, दैट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। कुछ चीज़ों पे अथॉरिटी देना, कुछ चीज़ों पे नहीं देना, बिकॉज आप ये बिलीव के साथ हैं कि आपके जो सबॉर्डिनेट है वो कॉम्पिटेंट हैं, केपेबल हैं एंड रिसोर्सफुल है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वी आर ट्राइंग टू नाउ कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डेलीगेशन हमने पूरा कर लिया, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को। तो इसमें एक आ जाता है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। जब आप अपने सबॉर्डिनेट को काम देते हो, अपने इनफैक्ट आप सारे लेवल पे सारे लोगों को आपने काम दे दिया, सबको अथॉरिटी दी है, तो इससे क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनको अच्छा लगता है कि उनका सीनियर उन्हें ट्रस्ट करता है, सब लोग अपने काम को कर रहे हैं। तो लोअर लेवल को आपने जब फ्रीडम दे दी तो उनका जो कॉन्फिडेंस है और जो एक सेल्फ रिलायंस वर्ड आता है कि सेल्फ रिलायंस इज कि अपने पे भरोसा, तो उनका जो सेल्फ रिलायंस है वो भी उनका इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे होता क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने आप में चैलेंज होते रहते हैं। उन्हें कोई काम मिला, उन्हें खुद से करा, गलत हुआ, उसे फिर सही करने की कोशिश करी, तो उनके अंदर का जो इनिशिएटिव है वो उनका बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, आपके पास अच्छे डायनामिक लीडर्स आ जाते हैं, वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं, खुद से जो नई नई चेंजेस आ रहे हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, तो नेचुरली उनका जो बेटर लीडर्स बनने की अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। सेकंड पे आते हैं डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि सबॉर्डिनेट अपने सारे कामों को खुद से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है खुद से हैंडल कर रहा है, सो ही इज़ एक्चुअली बीइंग डेवलप्ड ओके फॉर फ्यूचर। वो प्रॉपरली अपने काम को कर पा रहा है, देखते से उसकी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को सारे काम उनके खुद से करने को दिए हुए हैं तो वो ट्रेंड हो जाते हैं कि कैसे उन्हें चीज़ों को हैंडल करना है, वो एक्सपीरियंस हैंडलिंग आ जाती है उनके पास, और प्लस उनके पास एक पावर आ जाती है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें कि क्या वो सही तरह से काम कर पा रहे हैं या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, एक रिजर्वॉयर क्रिएट हो जाता है। ओके, रिजर्वॉयर इज एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स बन गया जो कि अपने काम को खुद से कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने काम को खुद से कर रहे हैं, ये खुद से करते हैं अपने सारे काम को। मान लीजिए ये जो एम्प्लॉई है जिसको आप अपने सारे काम देते रहते हो, वो बहुत अच्छा काम करता है, इसके मैनेजर ने देखा, तो नाउ कल को हम इसे एक हायर पोस्ट पे इजीली अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो आप ये देख लेते हो कि जो मैनेजर्स हैं वो फ्यूचर में अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे और वो एक अच्छे मैनेजर साबित होंगे। तो अभी से उनका वो जो मैनेजरियल टैलेंट है वो बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्विक डिसीजन मेकिंग। अब अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हो तो उससे डिसीजन मेकिंग कैसे बेटर हो रही है, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि सारे डिसीजन के लिए आपको टॉप पे जाना पड़ता है, टॉप हर चीज़ को बताएगा, जैसे वो कहेगा वैसा ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो
पॉइंट ऑफ एक्शन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ एक्शन पे डिसीजन हो रहा है, तो डिसीजन आपका जल्दी हो रहा है, जिससे पूछा उसी ने डिसाइड करा। ओके, सपोज योर फ्रेंड्स आस्क यू दैट दे वांट टू गो समवेयर, तो आपको अपने पेरेंट्स से नहीं पूछना है, यू नो कि आपको इतना डिसेंट्रलाइज करा हुआ है, तो आप खुद से अपने डिसीजन ले लोगे, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो गई। अदरवाइज यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर मॉम हैज़ टू कॉन्टैक्ट योर डैड, एंड देन वो आपका डिसीजन आपके पास आता है। तो इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें आपका डिसीजन जल्दी हो जाता है, तो रिस्पॉन्स आपका जल्दी हो जाएगा। तो जो डिसीजन मेकिंग का स्पीड है वो जल्दी हो जाएगी। तो जो इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं एनवायरनमेंट में, डायनामिक एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो, बिकॉज यू आर इन अ डिसेंट्रलाइज्ड कंडीशन और अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉइंट ऑफ एक्शन पे डायरेक्टली आप डिसीजन ले लेते हो, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट भी नहीं होती। ठीक है, डिस्टॉर्ट कब होती है? जब आपने किसी से कोई चीज़ पूछी, मान लीजिए आपने अपने मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा अच्छा पूछ के बताती हूँ कि जाना है कि नहीं, मम्मी ने पापा से पूछा, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है कि आपने बोला था आधे घंटे के लिए जाना है, उन्हें कह दिया कि थोड़ी देर के लिए जा रहा है। थोड़ी देर कैन बी 2 hours ऑल्सो, थोड़ी देर कैन बी 10 minutes ऑल्सो। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है, जबकि अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड ही कर रहे हो, डायरेक्टली आपने आंसर कर दिया, तो वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट कैसा हो रहा है? क्योंकि आपको कोई मतलब जो टॉप लेवल है उसको डेली बेसिस से आपके काम को एक एक चीज़ को चेक नहीं करना, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है कि आप सही तरह से काम कर रहे हो कि नहीं। तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने और इम्पोर्टेंट कामों पे फोकस कर पाता है, और आपको उसने ईजिली छोड़ा हुआ है कि आप अपने कामों को खुद से करो, प्लस आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और आप उस वर्क को कर रहे हो। ओके, तो इस चैलेंज की वजह से क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, हर किसी को पता है उसे क्या काम करना है, वो अपने काम को प्रॉपर्ली करने की कोशिश करता है, और जो सीनियर है वो आराम से बैठ के अपने काम को भी कर सकता है और आपके एफर्ट्स को भी चेक कर रहा है कि क्या आप एक अच्छे सबॉर्डिनेट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, कल को आप एक हायर अथॉरिटी पे आपको ले जाएं या नहीं ले जाएं, दैट ऑल कैन बी इजीली डिसाइडेड। अच्छा, देन वी कम ऑन टू फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ग्रोथ फैसिलिटेशन कैसे हो रहा है कि आपने डिसेंट्रलाइज किया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के एम्प्लॉई पे कुछ अथॉरिटी आ गई। इससे क्या होगा कि वो अपने काम को प्रॉपर्ली कर सकेंगे, प्लस इनके बीच में एक जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के बीच में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हर डिपार्टमेंट अपने दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छा करने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक स्कूल में 4 हाउसेज हैं, हाउस इंचार्जेस हैं, तो चारों हाउस इंचार्जेस पे आपने पूरी तरह से काम दिया हुआ है, तो वो चारों के बीच में कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बट अगर आपने ऐसा नहीं करा, सारे काम आप खुद ही कर रहे हैं, तो आपका हाउस इंचार्ज होने के बाद भी वो काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको आपने डिसेंट्रलाइज किया ही नहीं है, सिर्फ डेलीगेट किया है। सो यू हैव टू गिव फुल डिसेंट्रलाइजेशन। उससे जो आपके मैनेजर्स हैं सबके बीच में आपस में कंपटीशन बना रहेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिटर्न्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है बेटर कंट्रोल। कंट्रोल कैसे हो रहा है? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से आप परफॉर्मेंस को इजीली एवेल्युएट कर सकते हो। आपने सारे सबॉर्डिनेट्स को काम दिया हुआ है, हर लेवल पे हर सबॉर्डिनेट सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम दिया है, सो यू कैन चेक दी परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हो? स्कोर कार्ड बनाते हो। ठीक है, इस तरह से जो फीडबैक्स होते हैं उनके थ्रू आप एसरटेन करते हो कि वो अपने काम को प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। तो फीडबैक्स आइडेंटिफाई हो जाता है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिफरेंसेस देख लेते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन में आ जाता है, जब नेचर की बात करते हैं तो डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है, बहुत ज़रूरी है। आप बिना डेलीगेशन में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते। हमने पहले ही बात करी थी कि इन ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को दूसरे के साथ शेयर करें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कम है, कुछ लोगों का है, तो आप खुद से काम करो, आप सब लोगों को उसमें काम को फर्दर नहीं दो। फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ पे कम होती है, आपको कंट्रोल के हिसाब से काम करना पड़ता है, जो सीनियर ने बोला वही कर रहे हो, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम बढ़ जाता है और कंट्रोल कम होता है। स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब इसका मेन नेचर क्या है? डेलीगेशन इसलिए किया जाता है कि आप काम को शेयर कर सकें, आप अपने सीनियर के काम को आप भी करें। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मकसद क्या है? रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी होती है ये कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना, या तो सेंट्रलाइज रखें ऑर्गेनाइजेशन को या हम डिसेंट्रलाइज रखें, तो ये एक पॉलिसी डिसीजन हो गया कि या तो ये या ये। बट ये क्या है? ये भाई कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को करवाना चाहते हैं। स्कोप इसकी नैरोअर होगी। वाई? बिकॉज 1 to 1 है, एक सीनियर ने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को काम दिया, तो ये नैरोअर स्कोप है।
वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर स्कोप है, इसमें एक सीनियर अपने बहुत सारे सबॉर्डिनेट को पूरी चेन तक दे रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, सीनियर्स हैं, सब आपस में काम को, सीनियर जूनियर को काम दे रहा है, तो यहाँ पे वाइडर स्कोप हो जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गए और ये सिर्फ 1 to 1 है, तो यहाँ पे स्कोप आपकी कम हो गई। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है कि डेलीगेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज मल्टीप्लाइड बाय मेनी, एक्सप्लेन। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट यू नीड टू टेल अबाउट डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ये नैरोअर है, ये वाइडर है। क्यों नैरोअर है? बिकॉज ये 2 लोगों के बीच की बात है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। तो अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन है आप डिफरेंसेस भी बताते हो, अगर ये 3 मार्क में पूछा गया है तो आप बस डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन को नॉर्मली समझाओगे कि डेलीगेशन में 2 लोग के बीच का काम है, दैट मीन्स कि एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है इमीडिएट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में 1 to many है, दैट मीन्स हर लेवल पे जो सीनियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे रहा है, एट द पॉइंट ऑफ एक्शन पे ही डिसीजन मेकिंग हो सकती है। लास्ट इज पर्पस लेस बर्डन ऑफ द मैनेजर। क्यों करा जाता है? क्योंकि जिससे हम चाहते हैं कि काम उस पर कम हो जाए, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन में जो आपका मकसद है करने का, दैट इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। आप चाहते हो आपका सबॉर्डिनेट काम को सीखे, ओके, दैट्स वाई यू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करें जो कि तीनों ही बोर्ड में आ चुके हैं। ये मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया। इफ़ वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट विद 2, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई इट विद मैनी। ये 6 मार्क में आएगा अगर, तो आपको डिफरेंसेस भी लिखने हैं। अगर सिर्फ 3 मार्क्स में आता है या 1 मार्क में आता है तो आप नॉर्मली समझाओगे कि डेलीगेशन में 2 लोग होते हैं, जिसमें सीनियर सबॉर्डिनेट को अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को रूटीन वर्क देता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, एक लेवल दूसरे पूरे लेवल के सारे लोगों को उनसे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है वो अलाउ करती है। बट दिस यू नीड टू रिमेंबर, इट इज़ सिलेक्टिव डिस्पर्सल। सारी चीज़ों की अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, कुछ चीज़ों पे आपने उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो अपने डिसीजन खुद से लें। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वाई इज डिसेंट्रलाइजेशन कंसिडर एसेंशियल? बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ जाती है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड्स, देयरफॉर दिस इज वेरी मच एसेंशियल। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे पहले आप बताते हो कि डेलीगेशन क्या होता है, और आप देखो हमने जब डेफिनेशन भी लर्न करी थी उसमें ये लिखा था, इट रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो नेचुरली डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन तो हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन में। एक सीनियर एक जूनियर को काम दे रहा है, यहाँ पे हर सीनियर अपने जूनियर को काम दे रहा है, हर सीनियर अपने जूनियर को काम दे रहा है, तो नेचुरली जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सटेंशन ही हो रहा है डेलीगेशन का। ओके, तो यहाँ पे आप डेलीगेशन समझाओगे और साथ साथ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का रेलेवेंस समझाओगे। सो दिस इज ऑल वी हैव डन टुडे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, पूरा रिकैप कर लेते हैं। यस, ऑर्गेनाइजिंग की हमने सबसे पहले शुरू में ऑर्गेनाइजिंग की बात करी थी, फिर हमने कहा था कि वो ट्रांसलेटिंग प्लान्स होता है एक्शन में, यहाँ पे एक्चुअल एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लान्स को एक्शन में चेंज किया जा रहा है। 2 तरह की डेफिनेशन करी थी, एक जिसमें हमने कहा था इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि ह्यूमन एफर्ट को हम कोऑर्डिनेट करते हैं और रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, मिला के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। दूसरा करा था जिसमें हमने कहा प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, क्लैरिफाइंग जॉब, वर्किंग रिलेशनशिप, और जिससे कि हम गोल को अचीव करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट डेलीगेशन, फिर डेलीगेशन के साथ साथ उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करे थे। प्री रिक्विजिट होता है, फिर एब्डिकेशन नहीं है, दैट मीन्स कि आपका जो मैनेजर है वो अभी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लुइस एलन ने 3 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो दिए हैं, लुइस एलन का नाम आपको याद रहना चाहिए। देन हमने सारे एलिमेंट्स को डिटेल में देखा था, दिस यू हैव ऑलरेडी टेकन अ स्क्रीनशॉट। फिर तीनों हमने डिफरेंसेस की बात करी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन करा। देन वी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द केसेस, जिसमें मैंने आपको मेन समझाया था कि आपको इसमें केस से ज़रूर रिलेट करना है अपने आंसर्स को। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस एंड डेलीगेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, यू हैव एन एग्जाम फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, दिस विल बी इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो। ठीक है, ये पूरा जो आज हमने पढ़ा है ये आपके ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर उसमें आ जाता है, MBA में भी आता है। सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड आई होप यू आर एबल टू गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच।